नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। और आज हमारे सवालों का सामना करेंगे करनाल के चर्चित सांसद अश्विनी चोपड़ा। अश्विनी चोपड़ा साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद। चोपड़ा साहब, आप सांसद बने हैं, खासी चर्चा में तब से हैं जब से आप सांसद बने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू की शुरुआत हम इस सवाल से करें कि एक साल की अगर उपलब्धि के तौर पर आप देखें बतौर सांसद, किस तरह से इस एक साल को देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि अगर सच बोला जाए तो जो मैं चाहता था, जितनी तेज़ी से मैं चाहता था कि तरक्की हो जी उतनी तरक्की एक साल में नहीं हो सकी। जी लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि कोई जो अचीवमेंट्स हैं, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स तो ये है कि हमने दो भ्रष्ट जो अधिकारी थे, जी जो डिप्टी कमिश्नर थे करनाल और पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, जी उनकी ट्रांसफ़र के लिए जितना प्रेशर हमने डाला था उसमें हम अभी सफल हुए हैं। एक तो ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि वो दोनों ही भ्रष्ट थे और कोई काम नहीं करते थे जी। और उनको मैं चाहता था कि जाएं, वो गए। लेकिन कुछ ज्यादा अरसा नहीं लग गया चोपड़ा साहब इनको हाँ, हटाने में? बहुत अरसा लग गया वैसे एमपी के कहने पर जी। और क्योंकि एक तो मैं और एक वहाँ की जनता से अगर पूछा जाता था जी तो जनता भी यही कह, जनता ने तो मुझे कहा कि देखिए ये भ्रष्ट लोग हैं, इनको आप कृपा करके इनको बदलवाइए, वरना काम आपका भी नहीं करेंगे, हमारा तो करता ही नहीं। जी। और हैरानी की बात कि सीएम का गृह जिला करनाल, वहां पे हाँ। के डीसी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और उनका गृह जिला तो था ही, मेरी असल में आपका लोकसभा क्षेत्र मेरा है। लोकसभा क्षेत्र है। जी। वो चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं लेकिन हैं तो मेरे एमएलए ही ना। बिल्कुल। जैसे बाकी मेरे 9 एमएलए हैं, जी। वैसे वो भी एक एमएलए है मेरे। जी और उनके साथ मेरा बहुत प्यार भी है। जी उसका कारण ये है कि हम एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते भी हैं। जी और दूसरी बात यह है कि उनके जब मैं तो जीत गया था, जब वो सीएम के लिए जब विधायकों का चुनाव हुआ था, जी। विधायिका का, तो उस समय करनाल में मैंने खुद अपना खट्टर साहब के साथ कैंपेनिंग करी थी जिताने के लिए उनको। जी तो इसलिए उनके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था शुरू में। जी और मैं उनके साथ था पूरी जी। तरह से। जी और उसके बावजूद भी जब मैंने उनको कहना शुरू किया कि भी आप बदलिए इनको, ये भ्रष्ट हैं। हाँ, और देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, उनमें भट्टर साहब के बारे में आप जितने मर्जी लोग कहें कि वो है, लेकिन एक उनमें अच्छी बात है कि वो एक तो नेक इंसान है। जी नंबर 2, वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार में विश्वास करते ही नहीं है। जी और तीसरी बात उनकी जो है वो बुरी जो मुझे लगती है कि वो ना इन्फ्लुएंस में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे यही हुआ कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने उनको बड़ी जल्दी अपने उसमें स्पेल में ले लिया। तो क्या अब मुख्यमंत्री इस ब्यूरोक्रेसी के जिसे आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ लिया, उससे बाहर आए हैं, लगता है आपको, या अभी भी जकड़े हुए हैं? देखो ऐसे है कि अब मुझे लगता है जो कल 2 दिन पहले हुआ है जी। उससे और कुछ मुझे इंडिकेशन और भी मिले हैं कि मुख्यमंत्री अब उन्होंने खुद मुझे नहीं, पहले मुझे भी उन्होंने कहा, कहते यार मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनाऊं जी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है मेरे में, धीरे धीरे आ जाएगा। मैं समझ गया, मैं कहा अगर इनकी जगह कोई भी पहली बार बनेगा तो उसको तो समझ नहीं ना आएगी। अब हम जब पहली बार मैं लोकसभा का सदस्य बना तो पहले 2 सेशन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, जी बिल कैसे पेश किया जाता है, आप समझे? जी जी जी। और भी कई बहुत सी चीज़। चोपड़ा साहब, आपने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट लोगों से घिरे हुए हैं, ये बयान भी आपका खासा चर्चा में रहा। उनके इर्द गिर्द क्या वो इर्द गिर्द लोग अभी भी हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, या हट गए हैं? काफी लोग उन्होंने हटाए हैं जी, लेकिन कुछ अभी भी। लेकिन हाँ, वो इसलिए हुआ है क्योंकि कोई भी एक तो ये है कि मैं एक एमपी हूँ, वैसे मेरी को ज़्यादा इंटरफियर स्टेट के मामलों में नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा एक बयान में, अश्विनी जी को वो अपना लोकसभा संभाले, प्रदेश हम संभाल लेंगे। गुस्से में आए, गुस्से में बोले होंगे, लेकिन मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई हमारे प्रदेश में जहाँ से हम एमपी बने हैं उस प्रदेश में कुछ भ्रष्टाचारी लोग
और कुछ जो है ब्यूरोक्रेट के लोग वो मिल करके उन्होंने उनके इर्द गिर्द घेरा डाल दिया था। अब जैसे ये आपने देखा होगा यहाँ बैठे हुए हैं करनाल और पानीपत के लोग आए हुए हैं। जी तो मैं आज पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट होने के बावजूद भी जी अब मैं इनसे मिल रहा हूँ। जी और मैं हर संडे को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है पार्लियामेंट के दिनों में, जी। और वैसे भी मैं रूटीन में भी संडे में जाता हूँ। अब पहले शहर में जाता था, अब मैं गांव में जाना शुरू हो गया मेरा। जी, लेकिन जोड़ा साहब, वो जो भ्रष्ट अधिकारी और आपने कहा कि कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी आप मानते हैं उनके इर्द गिर्द? मुझे लगता नहीं है अब कोई रह गया, क्योंकि जो अच्छे थे वो तो रह ही गए हैं। जी लेकिन उन्होंने जो जो ट्रांसफर्स करी है, मैंने पढ़ी है सारी, जी। इसमें उन्होंने जो भ्रष्ट जिनको मैं जो दो लोगों को मैं भ्रष्ट कहता था, जी। उनको उन्होंने सबसे गंदे डिपार्टमेंट दिए हैं। जी इसका मतलब यह है कि उनके मन में ये आ गई ना बात कि जो भ्रष्ट थे जी। उनको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह और भी मैंने देखा कई जो आईएएस अफसर थे या डीसी थे या उनको उन्होंने काफी। तो कैसे चल रही है हरियाणा सरकार को, किस तरह से आप देखते हैं प्रदेश सरकार को, किस तरह से चल रही है प्रदेश सरकार? मैं ये समझता हूँ कि अभी तो अभी तो 2 साल भी नहीं पूरे हुए। जी तो अभी तो मैं समझता हूँ कि खट्टर साहब को, हमारे मनोहर लाल जी, उनको ये समझ आनी शुरू हो गई कि भाई किस तरह पहले तो इसके जाल में से निकलो और जी। इंडिपेंडेंट फैसले भी लो, जी। और वो फैसले भी लो जो जनता के लिए सहायक हों। जी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ तो क्या स्वतंत्र तौर पर फैसले नहीं ले पा रहे हैं अभी भी नहीं मुख्यमंत्री? नहीं, अब मैं समझता हूँ कि अब पिछले कोई 6 महीने से काफ़ी फर्क पड़ा उनमें, जी और उन्होंने भ्रष्ट जैसे लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। और पहले क्या था कि भर्तियाँ नहीं हो रही थी, अब कुछ पार्टी, क्योंकि पिछले जितने भी मंडल अध्यक्ष या जो भी होते हैं संगठन में, जी। संगठन में उनमें कांग्रेस के लोग चले आए थे। जी उनको बदलना जरूरी था। जब सरकार बदलती है, जी जब कांग्रेस की जगह बीजेपी आई, तो बीजेपी को अपने वर्कर्स को आगे लाना चाहिए ना, जी। क्योंकि कांग्रेस के वर्कर तो उनके लिए काम नहीं तो करेंगे। कार्यकर्ताओं की अब पूछ हो रही है प्रदेश में या नहीं? हाँ, अब शुरू हुई है जी। एक होनी तो पहले दिन से चाहिए थी। जी, वो मैं कहता रहा उनको शुरू से ही कहता लेकिन रहा। देर से आए। हाँ, मैं शुरू से कहता था कि आप कार्यकर्ताओं को आगे लाइए, कार्यकर्ताओं को मदद करिए। अच्छा, फिर दूसरी बात एक देखो ना, ये उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने ये अपना दिमाग से उन्होंने, मैं पूछा था उनको, मैं कहा ये आपको आइडिया दिया है किसी ने? कहते नहीं, ये मेरा अपना दिमाग था। उन्होंने इस बार जो सरपंच जो चुनाव हुए उसमें 10वीं पास से कम चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जी 33% महिलाओं को उन्होंने रिजर्वेशन उनकी रखी जी सरपंच बनाने के लिए। जी जी तो ये एक बहुत ये किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बड़े अनपढ़ लोग भी बन जाते हैं सरपंच। बिल्कुल। लेकिन अश्विनी चोपड़ा साहब, आपके लेख हमेशा चर्चाओं में रहे हैं सालों से, कोई आज की बात नहीं है। प्रखर राष्ट्रवादी लेख जिन्हें कहा जाता है, लेकिन प्रदेश में जो ताजा माहौल है, जाट नॉन जाट के खाई से बन गए, उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कि उत्तर देना जो है ना बहुत मुश्किल है। जी क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये कुछ लोग तो ये छीना झपटी जो ना मुख्यमंत्री, जब देखा कुछ लोगों ने, कुछ लोग अंदर के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको जाट जो हमारे मंत्री भी हैं जी उनमें से कुछ ऐसे लोग थे छीना झपटी वाले। उन्होंने सोचा कि ये शरीफ आदमी है, जी इसको हटाना आसान है। जी लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर मोदी जी की पूरा आशीर्वाद है। जी तभी तो बैठे हुए हैं ना वहाँ। जी तो उनकी कोशिश थी कि ऐसा को माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि गड़बड़ हो जाए और फिर इनको बदल के हम मुख्यमंत्री पद पर, बहुत से दावेदार थे। जी, यानी आपका ये कहना है कि आपकी पार्टी के भीतर जो हाँ, लोग हैं, हाँ। सरकार के अंदर जो लोग हैं, वो भी इस खाई को बनाने में उनकी भी भूमिका है। उनकी भूमिका थी। जी दूसरे जो था वो ये था कि जो पहली सरकार थी हुड्डा जी की, उन्होंने बड़ा गच्चा दिया जाटों को। जी वो जाते जाते उनको 13% आरक्षण दे गए, जी और उनको पता था कि ये अंदर से आज हमें भी पता है। जी उन्होंने क्या किया, 13% आरक्षण दे दिया। बाय द टाइम सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जी, वो गलत तरीके से क्योंकि दिया। 50% से ऊपर दे नहीं सकते। जी 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 अब यही काम जब हुआ, फिर उसके बाद
जो जाट थे उनकी एक्सपेक्टेशन तो बन गई ना कि हमें भी इलेक्शन मिलेगा। जी जब उन्होंने इस बार फिर से शुरू किया जी तो अब इस बार जो मैं समझता हूँ ना कि आरक्षण तो जाटों के बहुत होते हैं। जी। आपने यूपी में देखे होंगे, आपने राजस्थान में देखे कई हैं, आंदोलन हुए जी और हरियाणा में भी बहुत होते हैं। जी लेकिन कभी भी ज्यादातर क्या होता है, जी। रेल की गाड़ियां रोक ली, जी 2-4 बसों को आग लगा दी, बस इससे ज्यादा नहीं होता। जी हाँ जी। तो लेकिन इस बार इस आरक्षण के आंदोलन की आड़ में कुछ जी। ऐसे तत्व आए जी जिन्होंने कि खास तौर पर एक खास जगह बैठ, जैसे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जी यहाँ पर उन्होंने लूटपाट की। जी और जब लूटपाट हुई तो उससे ये आरक्षण का जो मुद्दा, असली मुद्दा था, उससे हट गया जी। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, देखो जी ये तो बहुत गलत हुआ, इतने लोग लेकिन आपकी सरकार को कहा गया उस दौरान कि कमजोरी से आपकी सरकार इस पूरे आंदोलन से निपटी, जिस तरह से निपटना चाहिए था नहीं निपटी, क्या कहेंगे आप? मेरा ये समझना है कि खट्टर साहब जो थे ना, वो मुख्यमंत्री, वो पहले 2 दिन तो वो सोचते ही रहे जी कि हम क्या करें। जी फिर उन्होंने एकदम से आर्मी मंगा ली। जी अच्छा, अब ये तो देखिए, ये बात है कि जाट भी तो हमारे अपने ही हैं। जी अपने ही लोगों पे आप थोड़ा उनके छाती पे गोली चलाओगे, जी उनको थोड़ा मारोगे। जी ज्यादा से ज्यादा डराने के लिए आप गोली चला सकते हो जमीन पे या पैरों पे, जी डराने के लिए कि भाग जाओ। जी वो भी नहीं किसी ने किया, उनको ऑर्डर भी नहीं मिला। जी तो ये एक ऐसी पेक्यूलियर सिचुएशन सी बन गई जी कि आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, सब कुछ था, लेकिन लूटमार उनके सामने चल रही थी और कुछ कर नहीं सक रहे थे वो। जी। तो सरकार तो असहाय थी। सरकार को टैकल करना थोड़ा मुश्किल रहा बहुत। अश्विनी चोपड़ा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा इसी तरह से बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का सामना करते रहेंगे इस ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सामना सवालों का में, और आज हमारे सवालों का सामना कर रहे हैं करनाल के सांसद अश्विनी चोपड़ा। चोपड़ा साहब, आपने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और कई बड़ी बड़ी बातें अभी तक कही, लेकिन चोपड़ा साहब क्या डर नहीं लगता इस पार्टी में? क्योंकि कहा जाता है, हालांकि अभी बड़े अरसे से तो देखने को नहीं मिला कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का डंडा चलता है, आरएसएस के अनुशासन का डंडा चलता है, यहाँ बड़े नाप तोल कर बोलना चाहिए, लेकिन आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। इसका एक कारण है जी। सबसे पहले तो मैं एक पत्रकार हूँ, आपको पता है जी और मैं राजनीति में इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था। वैसे हम बातचीत तो पॉलिटिक्स की ही 24 घंटे करते हैं। जी तो मेरे को ज़बरदस्ती, आप समझिए ज़बरदस्ती क्या, मतलब पकड़ के टिकट जेब में डाल के भेज दिया गया करनाल में, जी जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो बीजेपी कभी जीती नहीं थी, यहाँ बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था। जी। लेकिन मैं आईडी स्वामी हालांकि वहां से नेता हालांकि रहे। आईडी जी स्वामी वहाँ से निकले थे, वो उस टाइम पे निकले थे जब अडवाणी अटल जी की वेव थी। जी इस बार मोदी जी की वेव थी, जी उनकी वेव में मुझे भेज दिया गया। जी और मैं वहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल नया स्थान था, लेकिन मैं आता जाता था, लोगों को कुछ लोगों को जानता था, क्योंकि साथ ही तो है, ये बिल्कुल दिल्ली के साथ लगती। जी। तो फिर हमने सिर्फ, हमारे पास 15 दिन थे कन्वेंसिंग के लिए, सिर्फ 15 दिन। जी। और इन 15 दिनों में अब से देखिए, मुझे 6 लाख और 70,000 वोट, बम्पर वोटों से आप हाँ। जीत हुई है। जी। तो अब आ गए राजनीति में, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जी। अश्विनी चोपड़ा जी, आपके अगर पूरे हम करियर को देखें कि आप क्रिकेटर भी रहे हैं और पंजाब से आपने रणजी मैच भी खेले, कई रणजी मैच खेले हैं, कैप्टन भी था पंजाब रणजी ट्रॉफी का। जी। तो मैदान पर चौके छक्के लगाए, पत्रकारिता में चौके छक्के लगाए, लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि चौके छक्के बड़े संभल कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी भी मिड विकेट यहाँ पर जा सकती है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर कहा जाता है जी कि अगर आपने मंत्री बनना है तो लो प्रोफाइल रहो जी ऐसी बातें ना करो। जी
हैं तो वो कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई सच तो बोलना चाहिए ना। जी तो मेरी पत्नी एक दिन मुझे कह रही थी, पंजाबी में हमारे कहावत है जी कि इना भी ना सच बोलेंगे कला रह जाए। जी। तो ऐसे व्यक्ति अकेले रह जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो इस बात का डर नहीं है चोपड़ा साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि मंत्रीशिप लेने में क्या है, कुछ भी नहीं है। जी आप अगर एक एमएलए या एक एमपी के तौर पे जी देश की सेवा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपकी किस्मत में लिखा, जैसे मैं घर बैठा था, घर बैठे टिकट डाल दीजिए में, जी मैं तो नहीं जाना चाहता था और मैं तब भी ना करता रहा जी कि मैं नहीं लड़ना, मैंने नहीं लड़ना, जी लड़ा दिया। जी इसी तरह ये तो सब किस्मत की बात है। जी लेकिन सच अगर आप बोलोगे, अब मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मुझे उनके साथ बहुत मेरा संबंध अच्छा है। जी वो ये बात उनके दिमाग, वो मुझे कहते हैं कि हम तुम्हें इसलिए लाइक करते हैं, एक तो तुम सच बोलते हो, जी एक तुम्हारे कोई भ्रष्टाचार की बात तो हो ही नहीं सकती ना, जी तीसरी बात है तुम दबंग होकर बोलते हो, जी हटते नहीं हो, जो बात कहते हो करते हो। जी जैसे डीसी के मामले में अब प्रूव ही हो गया। जी। तो अगर आप दबंग हो, सच तो बोलते हो, दबंगई पत्रकारिता से आई है चोपड़ा साहब? हाँ वो तो उसी से आई है। वो चुप तो हम रह नहीं सकते, जो जी। बात होगी वो तो बोलेंगे, ठीक है बिल्कुल। ना। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है, मैं उसको हेट करता हूँ। जी और ना ही हमें पैसों की जरूरत है, जी। परमात्मा की दया से हम रोटी खाने लायक तो हैं। चोपड़ा जी, आपने आपकी सरकार में सांसद हैं, मंत्री हैं राव इंद्रजीत, और विधानसभा चुनाव जब प्रदेश में हो रहे थे तो उनकी और आपके बीच में काफी तलखी हो रही एक काफी बयानबाजी हुई। वो चुनाव लड़वाना चाहते थे कि अपने परिवार से अपनी बेटी को, तो आपने उसका विरोध किया, क्यों, किस तरह से? नहीं, असल में अब तो उनके साथ हमारी बहुत दोस्ती है भाई। देखें, आप बताएं, अब हमारा हमने पहचान कर लिया और हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त बन गए हैं वो जी। लेकिन हुआ ये था कि प्रधानमंत्री ने बुलाया था हमें सबको जी। तो उसमें उन्होंने कहा था अपने विचार प्रकट करिए आप। तब अभी विधानसभा के चुनाव होने थे जी। तो सब बोल रहे थे को, जैसे हमारे वो मंत्री हैं अपना गुजर जी। उन्होंने कहा जी कि आप तो वर्ल्ड के नेता बन गए हो जी। और लोग भी कर रहे थे जी। तो मैंने कहा जी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं जहाँ की परिवारवाद है जी। और हम परिवारवाद के विरुद्ध हैं, बोलते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। कि भाई देखो जी, ये पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद अब बिल्कुल जी। राहुल गांधी को लाया जा रहा है जी। तो मैंने कहा जी हमें ये इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कृपया देखिए कि किसी भी एमपी के रिश्तेदार को विधानसभा का चुनाव में टिकट ना दीजिए। जी। अब मेरी किसी से कोई बात तो हुई नहीं जी। तो उसके बाद नाराज हो गए मेरे साथ राजेंद्र जी। उन्होंने कहा तुमने ये क्या कह दिया। तो आपने कईयों के बेटे और बेटियों को विधानसभा आने से रोक दिया। आपको सुन के हैरानी होगी, सारे ही जो एमपी थे उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट रखे हुए थे और हमारे जो कटारिया जी है ना अम्बाला से जी। उनकी बीवी वो कहते यार तुमने क्या कर दिया। मेरी बीवी बंतो तो तैयार बैठी थी चुनाव लड़ने के लिए। मैं कहा यार मुझे क्या पता तेरी बंतो तैयार। जी। तो सब तैयार थे जी। तो चोपड़ा साहब, यानी आप जब भी आप बात रखते हैं जरूर कोई ना कोई इस तरह से बवाल भी होता है पार्टी के भीतर। सारे मेरे पहली स्टेज में तो सारे ही एमपी जो हरियाणा के थे वो मेरे खिलाफ हो गए। जी। और अब कैसी है सबके साथ? अब फिर धीरे धीरे फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग मेरे को नाराज क्यों होते हो। मैंने सच वाली बात सच बोला है जी। दूसरी बात सच्ची बात है ना, हम लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ जी। दूसरी बात अच्छा फिर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा जी कि इनको सबको एमपी को अश्विनी तुम कह दो कि मेरे पास अपने रिश्तेदारों के बायोडाटा भी ना भेजें, मैं फाड़ दूंगा उनको। जी। उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कहा ये जी। और नहीं किसी को टिकट दी। जी। तो उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल, अब 1.5 साल हो गया, धीरे धीरे फिर हम फिर बिल्कुल उन्होंने, मैंने कहा यार चलो यार तुम सब बड़े भाई हो जी। अब मैं सच बोला हूँ तो अब छोड़ दो मुझे, क्यों मेरे को तुमने करा। तो सब ठीक हो गया। अब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, जब भी लंच टाइम होता है इकट्ठे बैठ के सेंट्रल हॉल में खाना खाते हैं जी। सब बातें भी करते हैं। ये राजेंद्र जी ने मुझे डिनर में भी अपने घर बुलाया था जी। उनके साथ डिनर भी करके आया। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। चोपड़ा साहब, ये हाईकमान बहुत कहते हैं बीजेपी में, और बीजेपी कांग्रेस क्या सब पार्टी में कि हाईकमान फटकार लगे, कभी फटकार लगी हाईकमान से साहब? मुझे जी अभी तक तो नहीं लगी, अभी तक तो प्यार ही मिला है। अभी तक प्यार मिला है? हाँ, अभी तक तो प्यार ही मिला है। जी।
अभी जैसे आज सुबह थी हमारी मीटिंग थी, जी तो हम निकल रहे थे सीढ़ियों में से, तो मैं आ गया था, मुझे नहीं पता था पीछे प्रधानमंत्री आ रहे थे, जी। वो भी चढ़ रहे होंगे। जी तो वो लोगों ने पीछे से आवाज मारी, अश्विनी अश्विनी। मैं क्या है भाई, जी वो आगे चल रहा था, मैं क्या बात है, जी क्या मजाक कर रहे हो तुम। जी और फिर किसी ने कान में कहा पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी तो फिर मैं साइड पे हो गया, जी तो उन्होंने फिर मेरे से हाथ मिलाया, जी कहते तुमने मेरा रास्ता रोक लिया। जी मैं कहा जी मुझे थोड़ा पता था पीछे से आप आ रहे हो। जी मतलब कोई ऐसी बात नहीं। और देखिए ना, मैंने जब भी आपको पता है, मैंने कैंसर पेशेंट्स को मैंने बताया था। जी मुझे एक दिन प्रधानमंत्री जी ने पूछा, कहते तुम्हें पता है एक लिमिट, एक दिन जा रहे थे तो मुझे पकड़ लिया उन्होंने, कहते इधर आ जा। मैं कहा आ गया मैं। तो उन्होंने कहा एक लिमिट होती है। जी मैंने कहा जी अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को कैंसर हो जाए या किडनी खराब हो जाए, तो मैं किसके पास जाऊँ, पोस्ट तो आपके पास ही है। जी बोले तो जितना मर्जी निकाल लो। जी तो आपको सुन के हैरानी होगी, अब तक मैं 3.5 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के कोष से निकाल रहा हूँ, और आगे 3 साल पड़े हैं, पता नहीं कितने और करोड़ में निकालूंगा। अच्छी बात है ना, गरीब लोगों को मदद देना। जी तो कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई, फटकार तो सवाल ही नहीं। जी कि आप लोगों ने बात कही कि अब तो साहब आपकी सरकार आ गई है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, अब तो निष्पक्ष होगा सब कुछ। अभी अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, इस तरह की जो काबिल होगा उसे नौकरी मिलेगी। हाँ, होना तो यही चाहिए जी ऐसा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, काबिल लोगों को ही देते हैं वो। जी और मतलब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप देखिए ना, जब कांग्रेस का राज था उन्होंने हर व्यक्ति को देखा नहीं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे है, उनको नौकरियां दे देंगे, अंदर को सेट दिया। जी एवरी टॉम डिक एंड हैरी जी कुड गेट द जॉब। जी लेकिन अब वो उनकी सरकार चली गई है। एक आपने गांव गोद लिया, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम सांसद गांव गोद ले, आपने भी लिया मदीनपुर, जी, हाँ। लेकिन वहां पर अभी उस तरह का कोई यही चमत्कार नहीं देखने को मिला, यही तो जो वजह हम थी, अपेक्षा कर रहे थे। यही तो वजह थी लड़ाई की। जी कि जो डीसी था, मैं जितनी बार अपने गांव, मैंने कम से कम 8-10 बार अपने गांव को विजिट किया, देखने गया मैं, कुछ हम नहीं, कुछ तरक्की तो हुई है वहाँ, जी ऐसी बात नहीं, मैंने कहा चमत्कार, क्योंकि हम हाँ, ये उम्मीद कर रहे थे कि हाँ, अश्विनी चोपड़ा सांसद हैं, हाँ, उन्होंने गांव गोद लिया तो यहाँ तो हाँ, अद्भुत विकास हाँ, होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो डीसी कभी एडीसी को भेज देते थे, बाकी सारे आ जाते थे अफसर। जी उनको मैं खुद चक्कर लगा के देखता था गांव में क्या हो रहा है। जो स्कूल था उसको हमने बिल्कुल, एक तरह पुराना स्कूल था, जी अच्छा बना दिया, वहाँ टॉयलेट लगवा दी है जी लड़कियों के लिए। जी और घरों में हमारे ऑलमोस्ट, हमारे जो गांव मैंने लिया है, ऑलमोस्ट सभी घरों में हमने ई टॉयलेट्स जो है जी वो उनका करा दिया। जी और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी करा दी। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ जो प्रधानमंत्री के कोष से ही होगा, जी कि वहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं सोलर पैनल्स। जी उससे जो बिजली पैदा होगी, जी। गांव के जो लोग हैं ना, मेरे मैंने गोद लिया, बाकी गांव तो इतना खर्चा तो नहीं कर सकते, जी तो मैंने जो गाँव गोद लिया उसमें वो लगेगा, तो उससे उनको बिजली का खर्चा, बिजली का बिल नहीं आएगा। जी बिजली वो खुद ही करेंगे। अभी पिछले दिनों मैं गांव में गया था, किसी और गांव में, तो वहाँ पर वो लोगों की डिमांड थी कि जी आप हमें भी, हमारे गांव को भी गोद लो। जी मैंने कहा मैं भैया 2-2 गांव थोड़ा गोद लेने, कहते नहीं, हमें, उनको लगा अच्छा लगा होगा उनको। जी तो मैंने कहा पहले उसका काम मैं वहाँ मैं छोटा सा स्टेडियम बना रहा हूँ, जी जैसे आप, तो इस तरह से कोशिश करो। आप अभी मुझे पूछ रहे थे कि क्या आप सोच रहे थे। मेरी 2 इच्छाएं हैं। एक तो मैं इस बार पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ, मैं कल तो मैं भाषण किसी और विषय पे दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट पे, जी लेकिन सिविल एविएशन का दिन आ रहा है 2-4 दिन में। जी तो मैं, मेरी बड़ी इच्छा है कि जो करनाल का छोटा सा एयरपोर्ट है, जी उसको नेशनल और फिर बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। जी आप देखिए ना, आप चंडीगढ़ से चलिए, जी और चंडीगढ़ से बाद दिल्ली में जाकर के एयरपोर्ट मिलता है। जी इस पूरे हरियाणा के हिस्से में, हिसार में भी नहीं है, जी सिरसा में भी नहीं है, भिवानी में भी नहीं है, रोहतक में भी नहीं है, और खास तौर पे इस जीटी रोड की NH1 पे तो है ही नहीं। जी। और कितने बड़े बड़े शहर पड़ते हैं, लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। जी यहाँ आप चंडीगढ़ जान, चंडीगढ़ में देखो आप, जी। एक मोहाली में बन गया एयरपोर्ट, एक चंडीगढ़ में बन गया, एक अमृतसर में, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब में, जी और हरियाणा में एक भी नहीं। जी तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो होना चाहिए ना। अश्विनी चोपड़ा साहब, ये गुरुग्राम, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर देना,
चलिए मेवात का नाम आपने नूह कर दिया, चलिए उसकी भी समझ में आ गई कि चलिए मेवात एक जोग्राफिकली एक टर्म है और नूह जगह है, लेकिन गुरुग्राम गुड़गांव का नाम करना ठीक बात है? देखिए मैं इसके बारे में कुछ क्या कहूँ, अभी ये मुख्यमंत्री जी के दिल में आया कि इसका नाम गुरुग्राम, क्योंकि वो महाभारत काल में जी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो गुरु द्रोण- थे, द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने पांडवों और कौरवों को सिखाया था शस्त्र चलाना, जी तो उन्होंने उसको शक्ति दे दी। जी आप एक बात मैं आपको जानने से पहले बताना चाहता हूँ जी कि मेरी एक तो ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हमारे ठीक सारे जी हरियाणा में। जी सर। दूसरा हम हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है, सबसे प्रोमिनेंट प्रदेश है ना ये, जी बिल्कुल हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं है। जी बिल्कुल। और हमारे एक गांव है, एक मंडोली है और एक और कोई गांव है, उनके लोगों ने मुझे कहा कि हमसे 200 एकड़ ज़मीन हम गांव की तरफ से आपको देंगे, आप इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल का नहीं, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी चोपड़ा साहब अगर ये होगी, अगर क्योंकि जी वहाँ आप देखिए ना कि आप हरियाणा के जो लड़के हैं कितने हिस्ट पुष्ट हैं, तगड़े जी हैं। जी जब वहाँ क्रिकेट शुरू हो गई जी और वो लोग देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, जी तो अपने आप क्रिकेट का क्रेज आएगा। अभी तो कुश्ती होती है यहाँ, ज़्यादा कुश्ती, वॉलीबॉल, जी। ये गेम चलती हैं, लेकिन क्रिकेट के बहुत फैन है। जी बिल्कुल। तो अब देखिए ना ये कितनी ज्यादती है कि वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का एक भी नहीं है, जी और बिल्कुल। जगह जगह 200 एकड़ देने को तैयार है गांव वाले भी। इसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं, मेरा ड्रीम है कि मैं ये 2 काम तो करके जब जाऊं, तो जी। ये 2 काम मैं चाहता हूं मैं पूरे करके ये करके जाऊं। चलिए आपकी इस कोशिश के लिए हमारी शुभकामनाएं अश्विनी चोपड़ा जी। तो अश्विनी चोपड़ा हमारे साथ मौजूद थे, करनाल के सांसद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का सामना किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़ा निशाना साधा, उनका ये भी कहना था कि प्रदेश सरकार के उन मंत्रियों पर जिनकी भूमिका जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहरहाल आज सामना सवालों का में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।